शिक्षा का मतलब होता है सीखना और सिखाना। आदमी जब तक ज़िंदगी भर या जब तक ज़िंदा रहता है तब तक वह कुछ न कुछ सीखता रहता है। जब तक उसकी सांसें चलेगी और जब तक उसका मस्तिष्क काम करेगा तब तक वह सीखता रहेगा। तो शिक्षा, अब शिक्षा के जो स्वरूप है उसको समझना है। और कहा जाता है ऐसा न विद्या न तपो न दानम न चपी शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्यु लोके भूमि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगा चरंती। मंजिल को पाने के लिए कड़ी आग में जलना पड़ता है। मंजिल को पाने के लिए कड़ी आग में जलना पड़ता है। हालात कैसा भी हो उसी में ढलना पड़ता है। ऐसे ही नहीं भरती है सारी विमानें ऊंची उड़ान, उसे भी उड़ने के लिए पहले ज़मीन पे चलना पड़ता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपको स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल चौपाल ब्लॉग्स में। दोस्तों आज हम वैसे संस्थान में आए हैं जो कम समय में बहुत ज़्यादा विकास किए हैं। तो हम अभी आए हुए हैं फतुहा का अल्फ़ा आइडियल स्टडी कोचिंग सेंटर में, और हमारे साथ हैं अल्फ़ा आइडियल कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर इंजीनियर सुजीत कुमार। उनसे कुछ बातें करेंगे और उनके संघर्ष के बारे में भी जानेंगे। तो सर सबसे पहले आप ये बताइए कि यहाँ तक आने में आपको कौन कौन से परेशानी का सामना करना पड़ा था? जब हमने कोचिंग स्टार्ट किया था तो हम एकदम शून्य से, जीरो से ही स्टार्ट किया था। और हमने इंजीनियरिंग करने के बाद कभी जॉब के लिए, प्राइवेट नौकरी के लिए नहीं सोचा। हमको लगा कि हमारे गांव की तरफ, हमारे जो छोटे ग्रामीण परिक्षेत्र हैं वहाँ के बच्चे बहुत शिक्षा में बहुत पीछे थे। उन्हें आगे करने के लिए हमने बहुत ही कम फी में गरीब बच्चों को लगभग निःशुल्क हमने शिक्षा दिया। शिक्षा दे करके धीरे धीरे ग्रो करता गया और आज हम इस मुकाम पे हैं कि जो पहले डिजिटल बोर्ड नहीं था, पहले व्हाइट बोर्ड पे हम पढ़ा रहे थे, जो अब साइड में उतार के रख दिए हैं, और आज हम डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं। शायद ये फतुहा में अभी तक पहली बार है। तो हमारे पास इसके अलावा अभी फतुहा में किन्हीं लोगों के पास नहीं होगा। तो काफ़ी मेहनत की हमने बच्चों के बीच और अच्छा रिजल्ट दिया, धीरे धीरे ग्रो करता गया। अब तो पहले मेरे यहाँ ये 9-10 का भी क्लास चलता था, अब सिर्फ हम 11-12 को ही पढ़ाते हैं और हर साल अच्छा रिजल्ट आते रहता है। मैथ में हाईएस्ट 98-96 गया, इस बार 92 मैथ में नंबर है। तो इस तरह से हमारा क्लास चल रहा है। चलिए सर जैसे कहा जाता है आजकल जो ग्रामीण लोग हो गए हैं या फिर कोई ऐसे लोग हैं जो शिक्षा का मतलब ही नहीं समझ पाते हैं और अपने बच्चों को ना पढ़ाना भी बहुत सारे समस्या के कारण मतलब हो जाता है, ना भी पढ़ाते हैं। तो उन सबको क्या बताना कि शिक्षा क्या है, क्या कुछ बताएंगे? जैसे खास करके जो ग्रामीण क्षेत्र है, गरीबी है, वहाँ के लोग ज़्यादा काम में विश्वास रखते हैं। वो सोचते हैं कि जैसे बच्चे बड़े हो जाएंगे, काम के लायक होंगे, तो उसे शिक्षा से अलग करके काम में लगा दिया जाता है, जो कतई उचित नहीं है। क्योंकि शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है जो सबों को मिलना चाहिए। तो ग्रामीण जो शिक्षा से वंचित गार्जियन हैं, जो शिक्षा के महत्व को नहीं समझते हैं, तो वो है जो ज़्यादातर अपने बच्चों को काम में लगा देते हैं थोड़े बड़े होते हैं तब। इससे क्या होता है कि बच्चों का जो शैक्षिक विकास है वो रुक जाता है। शिक्षा को अगर देखा जाए तो शिक्षा एक संस्कृत भाषा का शब्द है। शिक्ष धातु से मिलकर बना है। शिक्ष धातु में अप्रत्यय को लगने से शिक्षा शब्द का निर्माण हुआ है। शिक्षा का मतलब होता है सीखना और सिखाना। आदमी जब तक ज़िंदगी भर या जब तक ज़िंदा रहता है तब तक वह कुछ न कुछ सीखता रहता है। जब तक उसकी सांसें चलेगी और जब तक उसका मस्तिष्क काम करेगा तब तक वह सीखता रहेगा। तो शिक्षा के जो स्वरूप है उसको समझना है। और कहा जाता है ऐसा न विद्या न तपो न दानम न चपी शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्यु लोके भूमि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगा चरंती। अर्थात जिसके पास शिक्षा अर्थात विद्या, जिसके पास विद्या ना हो या मेहनत करने की क्षमता ना हो और न दान देने की क्षमता हो, वो नाम मात्र का मनुष्य होता है। मनुष्य होते हुए भी उसे पशु की श्रेणी में रखा जाता है। तो अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि ज़िंदगी में हर किसी के शिक्षा बहुत ज़रूरी है। विद्या विहीन साक्षात पशु कहा जाता है कि जिसके पास विद्या नहीं है तो वो एक समझिए पशु के समान है। चलिए सर क्या बताएंगे, जैसे अब जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जैसे जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो तो ना कर रहे हैं उसके लिए तो बोलिए थी, जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए कुछ करना चाहिए, जो मतलब किस तरफ पढ़ना है उनको? जैसे आजकल के डेट में बच्चे का जो खेल कूद का जो पढ़ाई के अलावा खेल कूद का जो सिस्टम था वो बदल गया है। पहले मैदान में जा कर के लोग खेला करते थे। आज पढ़ाई के बाद जो टाइम मिलता है उसमें बच्चे उसे मोबाइल में लगा देते हैं, जो
गार्जियन को तो लगता है कि बच्चे है जो पढ़ रहे हैं, लेकिन वो मोबाइल में बिजी रहते हैं। तो हम बच्चों से नहीं, गार्जियन से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी अपने बच्चों को मोबाइल देते हैं तो ख़ास करके उन बच्चों पे निगरानी रखें कि भाई मोबाइल पे जब आप ना हो, आपके पीछे में बच्चे क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। स्कूल में टीचर का काम है, बस स्कूल तक ही उनका काम सीमित रह जाता है, बाकी घर पे बच्चों को गार्जियन ही देख रेख कर सकते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। और ख़ास करके जब तक बच्चों को ज़रूरी ना हो मोबाइल बच्चों को उपलब्ध ना कराएं, और जब ज़्यादा ज़रूरी हो तब उन्हें मोबाइल दें। सही है। चलिए ठीक है, जैसे आप तो शिक्षा देवे करते हैं, तो एक गुरु का क्या कर्तव्य होता है, शिक्षा के साथ साथ और बच्चों के प्रति क्या कर्तव्य होता है, ये बताइएगा। सिर्फ शिक्षा देने से उसमें एक पेपर का ज्ञान होगा, और पेपर का ज्ञान से बच्चों को डिग्री मिल जाएगी, तो डिग्री शिक्षा नहीं है। और जब शिक्षा बच्चों को दिया जा रहा है तो बच्चों में शिक्षा के साथ साथ संस्कार और डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। जब तक बच्चे डिसिप्लिन नहीं मेंटेन करेंगे, फॉलो नहीं करेंगे, तो उनका शिक्षा व्यर्थ माना जाएगा। और कहावत है संस्कृत में, विद्या ददाति विनयम, विद्या से विनय आती है। अगर आप सीख रहे हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं, आप पूरा सिलेबस ख़त्म कर दिए और बच्चों में कोई अनुशासन नहीं है, तो आपका शिक्षा बेकार है। चलिए सर, ये तो हो गया बच्चों के बात। अगर आपके पास कोई बच्चा पढ़ने आना चाहता तो उसको बताइए कि आपका क्लास कहाँ चलता है और किस तरह से चलता है। तो मेरा जो क्लास है फतुहा में स्टेशन रोड में है, और फतुहा स्टेशन रोड में जो ग्रामीण बैंक है, ग्रामीण बैंक के अपोजिट में है। अपोजिट में बस आप स्टेशन रोड आकर के देख सकते हैं। और जो बच्चे आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जो गरीब तबके के हैं, तो उनके लिए हमारे पास सुविधा है कम से कम फी में। और जिनके मम्मी पापा या दोनों में से कोई एक या दोनों में से कोई नहीं, किसी कारण से नहीं अगर हैं बाय द वे, तो उन बच्चों को हम फ्री में पढ़ाएंगे। और ख़ास करके जो गरीब लोग हैं उन लोग को भी, जो फ़ी देने में सक्षम नहीं हैं, उनको भी अगर नहीं देने लायक हैं तो उन्हें फ्री में पढ़ा दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अलावा हमने ऑनलाइन भी व्यवस्था किया है। और अभी ऑनलाइन तो शुरू नहीं कर पाए हैं, परंतु फ्यूचर में हम ऑनलाइन भी क्लास शुरू करेंगे, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। यूट्यूब पे रहेगा, ऐप पे भी रहेगा, लेकिन पहले यूट्यूब पर से बच्चे फ्री में पढ़ सकते हैं। चलिए सर, चलिए जैसे बच्चों क्या होते हैं कि मैट्रिक का एग्ज़ाम दे के आते हैं, इंटर का एग्ज़ाम दे के आते हैं, तो उसके बाद वो कुछ गलतियां करते हैं। जैसे हम भी पढ़े हैं तो हमको भी पता गलतियां, लेकिन आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि वो क्या गलतियां करते हैं। जैसे मैट्रिक की परीक्षा देने के बाद बच्चे रिजल्ट का इंतज़ार करने लगते हैं। अब तो 1 महीने में रिजल्ट आ जाता है, अब बिहार का ये सिस्टम हो गया है, लेकिन अन्य राज्यों में इतना जल्दी नहीं आता। तो कोई भी बच्चे अगर देख रहे हैं, CBSE के हों, बिहार बोर्ड के हों, जो एग्ज़ाम देने के बाद रिज़ल्ट का इंतज़ार न करें। जो बचे हुए टाइम है रिज़ल्ट का, जब तक आपका 11th में, मैट्रिक के बाद 11th में एडमिशन नहीं हो जाता, तब तक वो बचे हुए उस समय का सदुपयोग करें। अगर आपका कोई भी एक सब्जेक्ट जो कमज़ोर है तो उसे आप मजबूत कर सकते हैं। जैसे कुछ बच्चे इंग्लिश में कमज़ोर होते हैं, या कुछ मैथ में कमज़ोर होते हैं, या फिर जो भी सब्जेक्ट में कमज़ोर हैं, तो वो उसका है जो घर पे रह रिवीजन खुद से करें। अगर खुद से ना हो पाता है तो कोई शिक्षक ढूंढें जो फ्री टाइम में उनको बता सकें। तो वो सब है जो ये समय बचेगा, तो इसमें जो भी कमज़ोरी, जो भी कमियां रहेगा, बच्चे वो दूर कर सकते हैं, अपनी कमी को पहचान सकते हैं। चलिए सर, चलिए ये तो हो गया आपकी बात। अब हमारे चैनल के लिए, हमारे दर्शकों के लिए आप क्या कुछ कहना चाहिएगा। दर्शकों के लिए कहना चाहेंगे, शायद आपका फर्स्ट या दूसरा सेकंड ब्लॉग होगा, तो जो भी देखें इनको प्रमोट करें, आगे बढ़ने में मदद करें, और जो चैनल है सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। जैसे हमारा काम आपको कैसा लगा सर? हम कोशिश करते हैं कि जैसे जो ग्रामीण बच्चे हैं, ग्रामीण बच्चे अगर कोई गाइडलाइंस की वजह से नहीं, जैसे मान लीजिए जैसे आपने बताया कि मैट्रिक के बाद उनको कुछ एक मतलब जिसमें कमजोर है कर लेना चाहिए, परंतु घर में कोई शिक्षित आदमी नहीं लाता, उस गाइडलाइंस को फॉलो मतलब बताने वाला नहीं होता, मार्गदर्शन करने वाला नहीं होता है। तो अगर हम आपने मतलब आप ही के माध्यम से हम करते हैं, उस सबको मार्गदर्शन देते हैं, तो ये हमारा काम आपको कैसे लगा? ये काम बहुत अच्छा लगा, और आगे करते रहिए। जो भी बच्चे ग्रामीण क्षेत्र से पिछड़े हैं उन लोग को प्रमोट करिए, और कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे शिक्षा से जो वंचित हैं वो शिक्षा को प्राप्त करें, शिक्षा उन ग्रहण करें, और इसके लिए आगे बढ़ें, काम करते रहिए। ठीक है, तो देखिए हमने आपको उन टीचर से मिलाया जो या ज़मीन से शुरू करके आज डिजिटल बोर्ड तक पहुंच गए हैं। फतुहा का एकमात्र ऐसा संस्थान है जो तकरीबन सबसे पीछे स्टार्ट किए होंगे, और एक अच्छा ग्रो कह सकते हैं। और यहाँ तक कि हम लोग
इनका जो पहला बैच था हम लोग थे, तो आप प्राउड फील होता है अपने आप पर भी कि हम इन सर से ज़मीन पे बैठ के पढ़े हैं और ये डिजिटल बोर्ड तक आ गए हैं। तो अपने आप को प्राउड होता है, अपने आप को गर्व महसूस होता है कि हम ऐसे टीचर से पढ़ें जो अपने आप को मोटिफाई किए हैं, अब बढ़ने का प्रयास किए हैं और इनसे मार्गदर्शन मिला है, और यही हमारे प्रेरणा स्रोत है। सर आप बताइएगा, आपके जीवन में जैसे आप टीचिंग करते हैं, आपका प्रेरणा स्रोत कौन है, किनको देख कर कुछ ऐसे सीखे हैं? जैसे जब हमने इंजीनियरिंग फाइनल किया था 2013 ईस्वी में, तो प्रेरणा स्रोत हमको जो हम प्रेरणा मिला अपने गुरु से ही मिला। तो गुरु जी ने हमें बताया था कि देखो, शिक्षा पा कर के बहुत आगे बढ़ सकते हो, लेकिन अगर शिक्षा अगर किसी को बांट सको तो इसमें तुम्हारा शिक्षा सफल होगा। अगर हम कंपनी में चले जाते, बहुत बड़े पोस्ट पर चले जाते, पैसा हम बहुत कमा लेते, लेकिन वो पैसा क्या करता, वो सिर्फ हमारे घर वालों को मिलता। लेकिन आज हम इस जगह पे हैं जहाँ से हम अपने जैसे लोगों को, जो ग्रामीण क्षेत्र से हैं, शहरी क्षेत्र से, कहीं से भी हैं, अगर वो पिछड़े हुए हैं तो उनको हम आगे कर रहे हैं। और अगर हम कंपनी में जॉब कर लेते या कहीं पे जॉब करते तो केवल हमको कंपनी वाला जानता और घर वाला जानता। आज हमें बच्चे बहुत दूर दराज से, अगल बगल से, कोने कोने से आते हैं, जानते हैं। तो बस यही कहेंगे कि ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। मेरे प्रेरणा स्रोत जो हैं हमारे गुरुजी हैं, वो हमारी जो पढ़ाई लिखाई थी गया में हुआ था, और हमारे जो सबसे अच्छे टीचर जिनको मैं मानता हूँ वो नागमणि सर हैं। हो सकता है वो वीडियो देख रहे होंगे तो मुझे पहचान जाएंगे, तो उनके चरणों में मेरा प्रणाम है। और इसी तरह से बहुत हमें मार्गदर्शन उनसे मिला और इसी से हम आगे बढ़े हैं। चलिए, अगर नागमणि सर हमारे इस वीडियो को देखिएगा तो मैं आपको बहुत ही धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि आपने हमारे समाज को एक बेहतरीन टीचर दिया है, बेहतरीन शिक्षक दिया है। तो चलिए सर, आज का वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं। अगर